हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्योंकि ऑलरेडी हम 70 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आज हम 71 से क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग जरूर ये पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं, क्योंकि हम साथ में एक्सप्लेन करते हुए भी चलेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि अ विंडो सिल हाइट फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द रूम शुड जनरली बी। कमरे की फर्श से विंडो सिल की ऊंचाई सामान्यता होनी चाहिए कितनी? 20 टू 30 सेंटीमीटर, 40 टू 50 या फिर 56 टू 60 या फिर 70 टू 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ पर विंडो सिल की हाइट पूछ रहा है, फ्लोर से, फर्श से पूछ रहा है। तो देखिए जो यहाँ पर राइट आंसर है वो तो है 70 टू 80 सेंटीमीटर, यानी कि 70 से 80 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। लेकिन अब ये विंडो सिल हाइट होती क्या है? ओके, तो इसको हम जरा देख लेते हैं कि ये है क्या। तो यहां पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो, यहां पर लिखा हुआ है सिल लेवल हाइट। ओके, और यहां पर एरो बना हुआ है, सॉरी, ये यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है, ये फ्लोर है। फ्लोर से लेकर के विंडो, ये जो विंडो है इसका जो फ्रेम है, ठीक है, विंडो का फ्रेम यानी कि जो चारों तरफ ये इसका फ्रेम है, उसका विंडो का सबसे नीचे वाला जो फ्रेम है, ठीक है, वहां से लेकर के और फ्लोर तक की जो हाइट होती है वो सिल हाइट कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर जैसे इन्होंने कहा है कि ये स्टैंडर्ड जो हाइट होती है वो 900 mm या फिर 3 फीट की होती है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 70 से 80 इन्होंने आंसर दिया हुआ है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत अप्रॉक्स इधर चल सकता है। यहाँ पर 3 फीट का मतलब है लगभग 90 सेंटीमीटर के करीब आ जाएगा। तो 70 से 80 दिया हुआ है, 90 तक भी हो सकता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड हाइट है वो 3 फीट मानी जाती है, विंडो सिल हाइट। ओके, जो कि फ्लोर से लेकर के विंडो का जो निचला वाला फ्रेम है वहां तक की ये हाइट होती है। अब विंडो की हाइट यहाँ पर 4 फीट है, मतलब ये स्टैंडर्ड हाइट है, विंडो की हाइट 4 फीट होनी चाहिए, सिल हाइट 3 फीट होनी चाहिए। और यहाँ पर एक शब्द और है लिंटेल। लिंटेल या फिर लिंटर आपने नाम सुना होगा, जनरली घरों में हम यूज करते हैं। तो जो लिंटेल होता है वो क्या होता है, यहां पर आप देख सकते हो कि ये वाला पीरियड होता है। ठीक है, लिंटेल जो होता है डोर हाइट और लिंटेल हाइट, यानी कि जो फर्श से लेकर फ्लोर का फर्श का जो ऊपरी वाला सतह है यहां से लेकर के और ये विंडो का ऊपर वाला हाइट, यानी कि जहां तक विंडो की हाइट है, ठीक है, यहां तक का ये पूरा हाइट जो है वो लिंटेल हाइट कहलाता है। ठीक है, इसको हम डोर हाइट भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना हमारा डोर होता है, जैसे कमरे में कोई दरवाजा है और उसके बगल में खिड़की है, तो दरवाजा जितना होता है उससे खिड़की उसी के लेवल में ही होती है, ठीक है, उसके बराबर में होती है। तो फिर जो है फर्श से लेकर के जो दरवाजे तक की हाइट होती है पूरी, उसको लिंटेल हाइट कहते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है विंडो के ऊपर, या आप येलो कलर का जो देख रहे हो यही लिंटेल है। ठीक है, ये चीज ये लिंटेल कहलाता है। ओके, तो ये जो लिंटेल हाइट होनी चाहिए वो 7 फीट होनी चाहिए, यानी हम ये कह सकते हैं कि फर्श से लेकर के जो विंडो की ऊंचाई है वो 7 फीट होनी चाहिए। ओके, और ये सिल लेवल हाइट है। ओके, ये तो स्लैब है, और यहाँ पर ये टोटल 9 फीट 6 इंच दिया गया है। तो ये स्टैंडर्ड हाइट है, विंडो की हाइट 4 फीट, सिल लेवल हाइट 3 फीट, और जो लिंटेल हाइट है फर्श से लेकर के ऊपर तक की, डोर के ऊपरी फ्रेम का, या फिर हम कह सकते हैं विंडो का जो ऊपरी फ्रेम है यहां तक की हाइट को लिंटेल हाइट कहते हैं। चलिए, हाँ, यहां पर एक चीज और हम देख लेते हैं, ये पिक्चर को, ये तो हो गई हमारी लिंटेल हाइट और सिल हाइट। अब जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ विंडो है, मतलब एक रेजिडेंशियल जो हमारी घर की बिल्डिंग है उसका, ये यहाँ पर माप दिया गया है, क्योंकि अलग अलग माप होते हैं, जरूरी नहीं एक फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर 2x3, 3x4, 5x4 और 6x4, यानी कि इतनी जो है विंडो की स्टैंडर्ड हाइट होती है। जैसा हमारा बिल्डिंग हो, जैसा हमारा घर हुआ, उसी के हिसाब से जो है हम विंडो को इसमें से किसी भी हाइट का चूज कर सकते हैं, जो कि हमारे घरों में फिट हो सके। ठीक है, तो ये होता है एक स्टैंडर्ड हाइट है जो कि इतनी होनी चाहिए विंडो की। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां पर आंसर नंबर 4 हो जाएगा।
अब है द सीक्वेंस इन विच द ग्रोथ अकर्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द बॉडी इज, शरीर के ऊपर से नीचे तक के विकास का क्रम क्या कहलाता है? प्रोक्सिमोडिस्टल, ऑर्थोजेनेटिक, सिफेलोकॉर्डल या फिर जेनेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक का जो विकास होता है उसको कहते हैं सिफेलोकॉर्डल। ठीक है, तो ये जब हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा हुआ है, इसका अलग से मैंने वीडियो भी शेयर किया हुआ है, उसमें सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो उसमें से एक प्रिंसिपल ये भी है कि जो हमारा डेवलपमेंट होता है बच्चे का, हम मानते हैं जो डेवलपमेंट होता है वो टॉप टू बॉटम होता है और इनर टू पेरीफेरी होता है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर। तो जो ऊपर से नीचे की ओर, हम इसको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन भी कह सकते हैं, कि जो ऊपर से नीचे की ओर विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको सिफेलोकॉर्डल लॉ भी कहते हैं या फिर प्रिंसिपल भी कहते हैं। ठीक है, और जो प्रोक्सिमोडिस्टल में, इसमें क्या होता है? इनर टू पेरीफेरी होता है, इनर टू पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है बाहर की ओर। ठीक है, या फिर हम हिंदी में इसको कह सकते हैं अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, तो जो प्रोक्सिमोडिस्टल होता है वो अंदर से बाहर की ओर और सिफेलोकॉर्डल ऊपर से नीचे की ओर। अब जो ऊपर से नीचे की ओर सिफेलोकॉर्डल का मतलब हो गया है कि सबसे पहले क्या होता है? हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद हमारा धड़ आता है और उसके बाद हमारा नीचे का पोर्शन यानी कि हमारे पैर आते हैं। ठीक, और अंदर से बाहर की ओर बात करें तो पहले हमारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जैसे कि जब भी बेबी एम्ब्रियो बनता है, तो जब उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो क्या होता है? पहले उसकी धड़कन आती है, धड़कन सुनाई पड़ती है, उसके बाद में उसके और डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, यानी कि पहले उसके जो मेन मेजर ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं, फिर उसके बाद में हाथों की बात करें, आर्म्स डेवलप होते हैं। ठीक है, आर्म्स डेवलप होते हैं, उसके बाद में हैंड डेवलप होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में उंगलियों का विकास होता है। तो अंदर से बाहर की ओर होता है और सिफेलोकॉर्डल में टॉप टू बॉटम होता है। ओके, चलिए, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा। अगर आप इसको प्रिंसिपल्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका वीडियो में इसके साथ, इसी वीडियो के साथ में आपको लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट देख सकते हो, उसमें मैंने सारे प्रिंसिपल डिटेल में समझाए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनिंग डज नॉट बिलोंग टू चाइल्डहुड बट रादर फर्स्ट अपीयर्स इन एडोलेसेंस। दीज आर द वर्ड्स ऑफ, किसके हैं? तर्क बाल्यावस्था में नहीं, अपितु किशोरावस्था में पहली बार प्रकट होता है। ये किसने कहा है? प्लेटो, फ्रॉयड या फिर स्टुअर्ट या फिर एरिक्सन ने कहा है। तो ये शब्द प्लेटो ने कहा हुआ है कि जो तर्क यानी कि जो रीजनिंग करने की, तर्क का मतलब हो गया रीजनिंग, रीजनिंग करने का मतलब है क्वेश्चन करने की क्षमता, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, ठीक है, इसके पीछे का कारण क्या है, और एक ही चीज को कई तरीके से सोचना। जैसे कोई भी एक समस्या है तो उसको हम कई तरीके से उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये जो क्षमता होती है, कई तरीके से सोचने की क्षमता होती है, कई तरीके से समस्या को समाधान करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं तर्क, रीजनिंग करने की क्षमता, जो कि किशोरावस्था में पहली बार प्रकट होती है। ओके, चलिए, तो यहां पर जो राइट आंसर था वो है पहला। फिर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिटरमाइंड बाय, मानव विकास निर्धारित होता है बायोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव प्रोसेस ओनली, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस ओनली, सोशियो इमोशनल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस ओनली, या फिर बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस ओनली। ठीक है, जैविक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से, या फिर केवल संज्ञानात्मक सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रियाओं से, या फिर सामाजिक संवेगात्मक एवं जैविक प्रक्रियाओं से, या फिर इन सभी से। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास निर्धारित होता है वो इन सभी से होता है। ठीक है, यानी कि जैविक, संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रियाओं से, यानी कि जब मानव का विकास होता है तो ये सारे प्रोसेस साथ साथ में चलते हैं। तो इन सभी से निर्धारित होता है कि किस तरीके से आपका जैविक जो डेवलपमेंट है, प्रोसेस है, वो कैसे चल रहा है, आपका कॉग्निटिव प्रोसेस कैसे चल रहा है, और सोशियो इमोशनल प्रोसेस आपका कैसे चल रहा है। ये सब साथ साथ में चलते हैं और सभी जो है मानव विकास को निर्धारित करते हैं कि आपका विकास अच्छा जाएगा, अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है या फिर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर लास्ट वाला चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये है द डेवलपमेंट पीरियड बिगिनिंग इन द लेट टीन्स और अर्ली 20s एंड लास्टिंग थ्रू द 30s इज। उत्तर किशोर काल अथवा 20 के दशक के आरंभिक वर्षों से शुरू होकर 30 के दशक तक की विकासात्मक अवधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया 20 के दशक से, यानी कि 20 साल हम मान सकते हैं कि 20 साल से लेकर के शुरू होकर के 20 के दशक के आरंभिक वर्षों से शुरू होकर के और 30 के दशक यानी कि 20 से लेकर के जो 30 साल तक की जो अवस्था होती है या फिर विकासात्मक जो अवधि होती है
वो क्या कहलाते हैं? लेट एडोलसेंस, मिडिल एडोलसेंस, अर्ली एडल्टहुड या फिर मिडिल एडल्टहुड। उत्तर किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, आरंभिक वयस्कता या फिर मध्य वयस्कता। इसको वयस्कता को प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं। ठीक है, एडल्टहुड को हम प्रौढ़ावस्था भी कह सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है अर्ली एडल्टहुड, यानी कि आरंभिक वयस्कता या फिर आरंभिक प्रौढ़ावस्था, जो कि 20 से लेकर के 30 तक होती है। अब वैसे जनरली जो हम लोगों ने, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा हुआ है, तो उसमें क्या होता है, जो अर्ली एडल्टहुड होता है वो 21 से लेकर के 40 साल तक का होता है, और जो मिडिल एडल्टहुड होता है वो 40 से लेकर के लगभग 55 साल तक होता है। ठीक है, और जो अर्ली एडल्टहुड है वो 21 से या फिर 20 से कह सकते हैं, स्टार्ट होकर के 40 तक चलता है। ठीक है, अब यहां पर एडोलसेंस की बात करें तो जो एडोलसेंस होता है उसमें भी क्या है कि जो है 3 होते हैं, प्री एडोलसेंस, एडोलसेंस और लेट एडोलसेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका भी अलग अलग पीरियड दिया गया है, जो कि मैं यहां पर आपको बता देती हूँ, इसका एज बता देती हूँ। ठीक है, तो जो एडोलसेंस है उसमें 3 में डिवाइड किया गया है, तो यहां पर लेट और मिडिल तो दिया गया है, प्री एडोलसेंस। ठीक है, जो प्री एडोलसेंस होता है उसका पीरियड माना गया है 11 से 13 साल। जो मिडिल एडोलसेंस, ठीक है, इसका पीरियड माना गया है 14 टू 17 ईयर्स, और लेट एडोलसेंस को 18 टू 20 ईयर्स माना गया है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है, इतना हम मानते हैं। और फिर यहाँ 20 साल से, 20 के बाद से 20 से 40 जो है अर्ली एडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद है मिडिल एडल्टहुड, और इसके बाद में आपका आ जाता है ओल्ड एज, यानी कि 55 से ऊपर की जो एज होती है फिर ओल्ड एज में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये ईयर है। तो यहाँ पर जो 20 से 30 साल की अवस्था पूछी गई है वो आपकी इसी में अर्ली एडल्टहुड में आएगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इश्यू इन्वॉल्विंग द डिबेट अबाउट वेदर डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय एन ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस और बाय इट्स इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस इज। विकास प्राथमिक रूप से जीव की जैविक आनुवंशिकता से प्रभावित होता है या उसके वातावरणीय अनुभवों से, या किस विषय से संबंधित बहस है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जो भी विकास होता है, यानी कि मानव का विकास होता है, तो वो किससे प्रभावित होता है, आनुवंशिकता से प्रभावित होता है या फिर उसके वातावरणीय प्रभाव से प्रभावित होता है। तो जैसा हम बात करें तो यहाँ पर ये दोनों चीजें ही होती हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जैसे लिखा अबाउट वेदर डेवलपमेंट इज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय एन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस और लगाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है दोनों से होता है, और इसका राइट आंसर है नेचर और नर्चर इशू, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं, नेचर का मतलब हो गया प्राकृतिक और नर्चर का मतलब हो गया पालन पोषण से संबंधित। तो हम जो बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, यानी कि यहाँ पर जैविक आनुवंशिकता, तो जो आनुवंशिकता है यानी कि जो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, जो बायोलॉजिकली गुण है, जैविक गुण जिसे हम कह सकते हैं, जो कि प्राकृतिक है, नेचुरल है, जिसे कि हम नेचर से जोड़ते हैं। ठीक है, नेचुरल है, जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफर होते हैं जीन के माध्यम से। ठीक है, तो वो गुण हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, तो वो नेचुरल हो गया। ठीक है, और जो नर्चर है, नर्चर का मतलब हो गया पालन पोषण करना, तो ये भी प्रभावित करता है मानव विकास को। तो जो इन्वायरमेंटल है यानी कि पर्यावरण जिसमें हम रह रहे हैं वो है नर्चर। तो जो भी हम गुण अपने पेरेंट्स से लेकर के जन्म लेते हैं, अगर उन गुणों का विकास, उसको उन गुणों के विकास के लिए प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, उनका सही तरीके से पालन पोषण नहीं किया जाएगा, तो फिर बच्चे का विकास जो है बाधित हो सकता है। आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, जैसे होता है ना कि कुछ बच्चों के अंदर सिंगिंग का टैलेंट होता है, किसी के अंदर डांसिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर पढ़ाई का टैलेंट है, किसी के अंदर खेलकूद का टैलेंट है, स्पोर्ट्स में एबिलिटी है, उनके अंदर क्षमता है। लेकिन अब क्या है, मान लो कि आपके पेरेंट्स से आपको वो क्वालिटी मिली हुई है, इनहेरिटेड हुई है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो गया, सिंगिंग का मान लेते हैं हम। लेकिन अब उसमें क्या है, अगर जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे क्वालिटी आपके अंदर तो आ गई है, लेकिन आपको प्रॉपर माहौल नहीं मिल रहा, आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि आप पढ़ाई की लाइन में जाओ, आप शिक्षा की लाइन में जाओ, आगे जाकर के आप प्रोफेसर बनो, ठीक है, टीचर बनो, तो आप टीचिंग के लाइन में जाओ। तो क्या हो रहा है कि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सिंगिंग के क्षेत्र में, वो नहीं चाह रहे हैं कि आप जो है सिंगर बनो।
तो आपके अंदर कितना भी टैलेंट हो, लेकिन जब आपको प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, आप जब तक सीखोगे नहीं, एक्सपीरियंस अनुभव नहीं प्राप्त होगा, आप लर्न नहीं करोगे, तब तक आप जो है उस जो विकास आपके अंदर गुण है सिंगिंग का, वो गुण आपका दबा का दबा रह जाएगा, वो अच्छे से जो है डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए बायोलॉजिकल जो भी नेचर और नर्चर दोनों की ही जरूरत पड़ती है, दोनों ही एक दूसरे से संबंधित होते हैं, दोनों ही के इसमें से अगर कोई भी एक चीज नहीं होती है तो फिर जो है विकास प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर है वो है सेकेंड। फिर है 77 नंबर क्वेश्चन, अ पॉपुलर थियरी डिस्क्राइब्स डेवलपमेंट एज प्राइमरली unconscious and heavily colored with emotion where behavior is merely a surface characteristic and the symbolic workings of the mind have to be analyzed to understand it. Early experience with parents is also emphasized. This theory is known as। ऐसा प्रचलित सिद्धांत जो विकास का वर्णन मुख्यतः अवचेतन और संवेग से अत्यधिक प्रभावित विकास के रूप में करता है, जहां व्यवहार सतही विशेषता मात्र है और व्यवहार को समझने के लिए मन के सांकेतिक कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही माता पिता के आरंभिक अनुभव पर भी बल दिया जाता है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? कॉग्निटिव इकोलॉजिकल थियरी, इवोल्यूशनरी या फिर साइको एनालिटिक थियरी। तो इसको कहते हैं साइको एनालिटिक थियरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या कहा जा रहा है कि बच्चे का बिहेवियर इज मियरली अ सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, द सिंबॉलिक माइंड हैव टू बी एनालाइज्ड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो बच्चे का जो भी व्यवहार होगा तो उसकी पर्सनालिटी कैसी है, यानी कि बच्चे की जैसी पर्सनालिटी होगी, उसका जैसा व्यक्तित्व होगा, उससे उसकी पर्सनालिटी से उसका व्यवहार जो बिहेवियर होगा वो प्रभावित होता है। ठीक है, आपकी जैसी पर्सनालिटी होती है आप उसी तरीके से बिहेव भी करते हो दूसरों के साथ में। तो यहां पर जो साइको एनालिटिक थियरी है ये, और ये किसके द्वारा दी गई है आप सभी जानते होंगे, ये फ्रॉइड के द्वारा दी गई है। ठीक है, फ्रॉइड ने साइको एनालिटिक थियरी दी है जिसे कि हम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है कि जो पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी में 3 सिस्टम होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, 3 होते हैं, और तीनों ही जो है हमारे किसी ना किसी जो है माइंड से जो है प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी कि हम उसमें किसी में हम कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं, किसी में हम प्री कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं, किसी में हम सब कॉन्शियस या फिर हम कहें कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 3 इन्होंने 3 आगे हम देखते हैं इसको, ये है इड, ईगो और सुपर ईगो। तो इन्होंने क्या है पर्सनालिटी के 3 सिस्टम बताए हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब जो इड होता है, ठीक है, ये पर्सनालिटी के ही 3 प्रकार हम कह सकते हैं या फिर 3 सिस्टम कहते हैं जिससे काम करता है। तो जो इड होता है उसमें क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड यानी कि जो इड होता है उसमें क्या होता है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है। प्लेजर प्रिंसिपल, प्लेजर का मतलब होता है आनंद, यानी कि जिस चीज से बच्चे को, और स्पेशल इड किसमें होता है, बच्चों में। तो बच्चों में क्या होता है कि शुरुआत में वो अपने अनकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं, यानी कि जिस चीज से उनको खुशी मिल रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है, वो वही चीज करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बच्चे क्या होते हैं, सेल्फिश होते हैं, यानी सिर्फ खुद के लिए सोचते हैं, जिससे उनको खुशी मिल रही है वो वही करना चाहते हैं और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो तुरंत उनकी जो है डिमांड है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इंसटेबल इंस्टिंक्ट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, और ये चीजें बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, यानी कि ये प्रवृत्ति जो होती है जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उनके अंदर ये प्रवृत्ति आ जाती है। ये ऐसे इंस्टिंक्ट्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और बच्चा क्या होता है कि उसे जो चीज चाहिए, अब जैसे मान लो उसको भूख लगी है बच्चे को, तो इस टाइम पर क्या होता है, चूंकि ये प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है, तो बच्चे को अगर भूख लगी है तो वो जो है जो भी खाने का उसका मन कर रहा है उसके अपने माइंड में उसका एक पिक्चर बना लेता है, उस फूड का पिक्चर बना लेगा और वो उससे जो है खुश हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी क्या है, वो वास्तविकता में नहीं है, बल्कि वो अभी जो है रियलिटी वर्ल्ड में नहीं है, अभी वो क्या हो रहा है कि अब वो जो है सब्जेक्टिव वर्ल्ड में है, ना कि ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में है। ठीक है, फिर आता है दूसरा ईगो। ईगो में कॉन्शियस माइंड का बच्चे यूज करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि थोड़ा बच्चों में क्या होता है, सोचने समझने की, विचार करने की, अपने विवेक का वो
यूज करने लगते हैं। यानी कि अब क्या है, ये रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित होता है, यानी कि वास्तविकता पर आधारित होता है। अब बच्चे, जैसे हमने फूड का एग्जांपल दिया कि भूख लगी है तो वो अपने माइंड में उसका पिक्चर बना लेते हैं और जो वो उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन ईगो में क्या होता है, अब उन्हें पता होता है कि अगर अब उनको भूख लगी है तो वो अपने दिमाग में उसका पिक्चर नहीं बनाएंगे, बल्कि रियलिटी में उनको भूख लगी है तो वो किसी होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, या फिर जहां पर भी वो खाना उनको मिल सकता है, वो फूड उनको मिल सकता है, वहां पर जाएंगे, उसको खाएंगे और अपनी भूख को शांत करेंगे। ठीक है, तो ये रियलिटी पर बेस्ड होता है। अब यहाँ पर ईगो वाले कंडीशन में जहां पर बच्चे कॉन्शियस माइंड का यूज करें, यानी कि सोचने समझने की शक्ति अब उनमें आ गई है, विचार करने की शक्ति आ गई है, अब क्या करते हैं, ये ईड और सुपर ईगो के बीच में एक बैलेंस स्थापित करने का काम करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब आता है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो में क्या होता है, इसमें मोरालिटी आ जाती है, यानी कि अब ये जो है कंसर्न विद मोरालिटी, नैतिकता। नैतिकता का मतलब है कि समाज के द्वारा जो चीजें सही हैं और जो चीजें गलत हैं वो समझने की शक्ति अब बच्चे के अंदर आ जाती है। यानी कि क्या गलत है, क्या सही है, समाज के द्वारा क्या चीजें एक्सेप्ट की जा सकती हैं और क्या चीजें एक्सेप्ट नहीं की जा रही हैं, वो उनको अब पता चल जाता है। यानी कि राइट और रॉन्ग में, सही और गलत में अंतर उनको पता चल जाता है। अब वो यहाँ पर ना ही वो प्लेजर प्रिंसिपल पर आधारित होता है और ना ही यहाँ पर वास्तविकता होती है, बल्कि अब यहाँ पर मोरालिटी आ जाती है, नैतिकता आ जाती है। अगर किसी के द्वारा, मान लो समाज के द्वारा भी अगर कोई चीज समाज के द्वारा सही है, लेकिन अगर बच्चे को, जो किसके अंदर अब सुपर ईगो आ चुका है, डेवलप हो चुका है, ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब जो है वो अपने हिसाब से सोचेगा उन चीजों को कि क्या ये गलत है या फिर सही है, और अपने दिमाग का यूज करके उसको जो है सॉल्व करेगा, जो भी समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण बच्चों का हो जाता है, डेवलप हो जाता है, उस विकसित हो जाता है, और समाज के द्वारा जो बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस है उन पर बच्चा चलने लगता है। ये लास्ट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी होता है। ओके, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इसको डिटेल में हमने अलग से फ्रॉइड की थ्योरी को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूंगी, तो वहां पर भी आप इसको डिटेल में देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ भी आपको कंफ्यूजन है तो, नहीं क्लियर हो पाया है तो। ओके, चलिए, तो यहाँ पर चौथा वाला आंसर बिल्कुल सही था। अब नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। प्यूबर्टी फेज इन्वॉल्व्स हार्मोनल चेंजेस इन द ग्लैंड्स व्हिच आर लोकेटेड जस्ट अबव द किडनीज with increase in certain other hormones during this phase. These changes occur from about 6 to 9 years of age in girls and about 1 year later in boys. It is known as वया संधि में वृक्क से ठीक ऊपर स्थित ग्रंथियों में हार्मोन संबंधी परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन लड़कियों में 6 से 9 वर्ष के दौरान और लड़कों में इसके लगभग 1 वर्ष के बाद होते हैं। इस अवस्था में कुछ हार्मोनों में वृद्धि हो जाती है, जिसे कहा जाता है एडिनार्के, गोनाडार्के, मेनार्के या फिर स्पर्मेके। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है एडिनार्के। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर ओके, इसको मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करती हूँ जिससे आप इसको समझ सको, पढ़ सको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एडिनार्के। तो एडिनार्के होता है कि इस स्टेज में क्या होता है, टिपिकली द डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर। ठीक है, जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। बॉडी ओडर यानी कि जैसे प्रौढ़ होता है, एडल्ट होता है, उसकी जैसे बॉडी की स्मेल आने लगती है। ओके, और स्किन ऑयलीनेस आने लगता है और एक्ने ये अपीयर हो जाते हैं। यानी कि ये क्या है, एडिनार्के का सिम्टम है कि एडिनार्के वाले फेज में पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो इस स्टेज में प्यूबिक हेयर डेवलप हो जाते हैं और एडल्ट की जैसे स्मेल आने लगती है, बॉडी स्मेल, स्किन ऑयलीनेस हो जाता है और एक्ने, ये सब की शुरुआत हो जाती है। ठीक, फिर इसके बाद अच्छा, ये जो है आपकी प्यूबर्टी के स्टेजेस भी हैं, इसको हम कह सकते हैं स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी। यानी कि इसी स्टेप बाय स्टेप जो है ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। तो पहला जो स्टेज होता है वो एडिनार्के होता है, जिसमें ये चेंजेस आते हैं। अच्छा, जो एडिनार्के है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, प्यूबिक हेयर का डेवलप होना, बॉडी ऑर्डर आना, स्किन ऑयलीनेस, एक्ने अपीयर होना, ये सब किसकी वजह से होता है, ये एड्रेनार्के जैसा बताया गया है किडनी के टॉप पर क्या होता है, जिसे कि हम एड्रिनल ग्लैंड होती है, किडनी के जो हमारा वृक्क है, किडनी है, उसके टॉप पर ऊपर साइड में क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं, जहां से जो है एड्रिनल एंड्रोजन नामक हार्मोन्स निकलता है।
एड्रिनल एंड्रोजन। ये क्या है? ये हार्मोन है जिसका जो कि सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है जब एड्रेनार्के वाला स्टेज आता है, तो जो है एड्रिनल से एंड्रोजन हार्मोन निकलने लगता है, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस आते हैं। ओके, फिर है इसके अलावा और बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, तो उसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर आता है गोनेडार्के। तो जो गोनेडार्के है, इनमें क्या होता है? फीमेल्स में ओवरीज डेवलप होने लगती हैं और मेल्स में टेस्टिस डेवलप होने लगते हैं। ठीक है, और ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स एस्टेरॉइड्स, ये भी जो है होने लगता है, इनका भी प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, यानी कि फीमेल में ओवरीज अंडाशय और मेल में जो है टेस्टिस यानी कि वृषण, ये डेवलप होने लगते हैं, जिसे कि हम सेक्सुअल ऑर्गन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये गोनट्स भी बोल सकते हैं इसको, तो ये डेवलप होने लगते हैं। फिर आता है ये सेकंड स्टेज होती है। फिर थर्ड स्टेज है, फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड। थर्ड आते हैं प्यूबर्के। प्यूबर्के में क्या होता है? दिस स्टेज रिफर्स टू द ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर, स्पेशली यानी कि प्यूबिक हेयर के ग्रोथ को प्यूबर्के बोलते हैं। इट अकर्स ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस रिलीज इन द बॉडी, हार्मोन्स के कारण होते हैं। ठीक है, फिर आता है थैलार्के। इसमें क्या होता है? इट इज द ऑनसेट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यानी कि इसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, थैलार्की जिसे बोलते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट बर्डिंग अकर्स बिटवीन द एजेस ऑफ 8 एंड 13 ईयर्स। फिर फिफ्थ स्टेज आता है मेनार्की। तो मेनार्की आप सभी को पता हुआ है, मेनार्की को क्या बोलते हैं। ये ओनली अफेक्ट्स फीमेल, यानी फीमेल में ही ये होता है, और इट इज द स्टेज व्हेन फीमेल्स एक्सपीरियंस देयर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो पहला मासिक धर्म जिसे हम बोलते हैं या फिर जिसे फर्स्ट मेंसेस बोलते हैं, तो जब ये स्टार्ट हो जाता है तो उसको मेनार्की बोलते हैं। पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्की कहा जाता है। फिर इसके बाद में सिक्स्थ स्टेज आती है स्पर्मेकी। ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होता है, और इसमें क्या होता है? स्पर्म डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जो टेस्टिकल्स होते हैं बॉयज में, तो वहां पर स्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसको नॉक्टर्नल एमिशन भी कहते हैं, जैसे कि लड़कियों में मीनार के स्टार्ट होता है, वैसे ही लड़कों में जो फर्स्ट इजैकुलेशन होता है उसको नॉक्टर्नल एमिशन कहते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो है साक्षर भारत अभियान एम्स टू इम्प्रूव। साक्षर भारत अभियान का उद्देश्य किसे बेहतर करना है? इनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स, इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन सेकेंडरी स्कूल, रेजिंग लिटरेसी लेवल्स इन द कंट्री, रेजिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल। प्राथमिक विद्यालय में नामांकन, माध्यमिक विद्यालय में लड़कियों का नामांकन, देश में साक्षरता स्तर को बढ़ाना, या फिर विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। तो इसका जो सिंपल सा आंसर है, आप सभी जानते हो, देश में साक्षरता स्तर को बढ़ाना, यानी कि जो लिटरेसी लेवल है उसको बढ़ाने के लिए ही साक्षर भारत अभियान शुरू किया गया था। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल में। साक्षर भारत अभियान जो है, इसे 2009 में वयस्क महिला साक्षरता पर, यानी जो एडल्ट विमेन है उनकी साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करके राष्ट्रीय स्तर पर 80% साक्षरता स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य था सामाजिक असमानताओं और किसी व्यक्ति के सुधार और सामान्य कल्याण के साधनों से वंचित होने के बारे में जागरूकता पैदा करना। यानी कि अगर कोई सामाजिक असमानता है, ठीक है, और जिस वो उनके पास साधन उपलब्ध है लेकिन उसके बारे में वो जागरूक नहीं है, तो उसके बारे में उन्हें जागरूक करना, अवेयर करना। इसके 4 व्यापक उद्देश्य हैं। पहला है गैर साक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता और संख्यात्मक प्रदान करना, संख्यात्मकता प्रदान करना। ठीक है, दूसरा है औपचारिक शिक्षा प्रणाली के समतुल्यता प्राप्त करना, यानी औपचारिक शिक्षा प्रणाली का मतलब हो गया जो फॉर्मल एजुकेशन है, ठीक है, उसके समतुल्य उनको बनाना। फिर है प्रासंगिक कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना, यानी कि उनको स्किल्स ट्रेनिंग देना, स्किल डेवलपमेंट करना, और सतत शिक्षा के अवसर प्रदान करके एक सीखने वाले समाज को बढ़ावा देना। तो इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं साक्षर भारत अभियान के। इसके अलावा कार्यक्रम का जो मुख्य लक्ष्य है वो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 70 मिलियन गैर साक्षर वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। An SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वॉज प्रपोज्ड बाय। संप्रेषण के SMCR मॉडल का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया? डेविड मैस्लो, एरिक्सन, स्क्रैम या फिर बर्लो। तो ये डेविड बर्लो के द्वारा दिया गया है SMCR मॉडल। तो इसको भी देख लेते हैं SMCR मॉडल को।
तो बर्लो का एसएमसीआर मॉडल है। डेविड के बर्लो ने सन 1960 में अपना संचार मॉडल प्रस्तुत किया जो संदेश के भावनात्मक पहलू पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एसएमसीआर। एसएमसीआर का मतलब क्या है? एस का मतलब हो गया सोर्स, एम का मतलब हो गया मैसेज, सी का मतलब हो गया माध्यम यानी कि चैनल, और आर का मतलब हो गया रिसीवर। ठीक है, यानी कि सोर्स यानी कि जो सेंडर है, जो कि मैसेज को सेंड कर रहा है, भेज रहा है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए? संचार कौशल होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक प्रणाली, समाज, ठीक है, और संस्कृति पर आधारित, यानी कि जो चीजें वो समझाने की कोशिश करना है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जो एसएमसीआर मॉडल है यानी जितने भी मॉडल दिए गए हैं वो एक्सटेंशन एजुकेशन में बताए गए हैं। ठीक है, और इन लोगों ने ज्यादातर क्या हुआ, जो कृषि आधारित क्षेत्र हैं तो वहां पर इनका यूज करने के लिए, यानी कि स्पेशली जो ग्रामीण क्षेत्र हैं तो वहां पर इनका यूज बताया है किस तरीके से आपको इन मॉडल्स का ग्रामीण क्षेत्रों में यूज करना है, उनकी शिक्षा लेवल को बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए गांव में आप जो है इस मॉडल का आप यूज करते हो, तो वहां पर जो सेंडर है यानी जो कार्यकर्ता होगा जो कि मैसेज देना चाह रहा है अपना, तो उसके अंदर संचार कौशल होना चाहिए और जो भी चीजें वो बताने जा रहा है वो उनकी संस्कृति के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि उनके आप संस्कृति के विरुद्ध जाकर के चीजें बता रहे हो, तब तो वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। ठीक है, अब सोर्स क्या करता है, वो मैसेज देता है, और मैसेज जब सोर्स के द्वारा जब मैसेज दिया जाता है तो वो अपने हिसाब से उसको एनकोडिंग उसकी करके और तब मैसेज संदेश भेजता है। ठीक है, यानी कि अपने हिसाब से जो भी चीजें हैं, जो भी मैसेज है वो अपने हिसाब से उसमें परिवर्तन करके और फिर जो है उसको हम एनकोड कहते हैं, कि जो सेंडर है, सोर्स है, वो अपने हिसाब से उन चीजों को परिवर्तित करके और फिर संदेश देता है। ठीक है, अब संदेश जो दे रहा है उसमें कंटेंट होना चाहिए, संरचना होना चाहिए, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट अच्छे से होना चाहिए, तो ये होता है। फिर उसके बाद में संदेश जो है किसके माध्यम से रिसीवर के पास पहुंचेगा, तो वो होता है चैनल, चैनल के माध्यम से पहुंचता है, यानी कि सुन करके पहुंच सकता है, देख करके पहुंच सकता है, स्पर्श के द्वारा हो सकता है, गंध द्वारा हो सकता है, चक्कर होता है। यानी कि जब हम किसी भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, कोई मैसेज, जैसे कि मान लो कोई भी चीज सुन करके हमें पता चलता है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई मैसेज दे रहा है, तो या तो हम उसको सुन करके पता कर सकते हैं कि वो मैसेज क्या है, देख करके जैसे पोस्टर वगैरह, चार्ट वगैरह का यूज करके अगर वो करे तब फिर हम पता कर सकते हैं, या फिर छू करके, जैसे कोई भी चीज हम छूते हैं, ठंडा और गर्म, खुरदरा है या फिर चिकना है, तो उसको हमें पता चलता है, मैसेज हमको मिलता है। ठीक है, वैसे ही गंध का नाक के द्वारा हमें पता चलता है, चख करके हमें टेस्ट पता चलता है, खट्टा मीठा तीखा क्या है। ठीक है, तो ये माध्यम होता है। फिर रिसीवर, अब जो माध्यम के द्वारा रिसीवर के पास जो मैसेज पहुंच रहा है, तो मैसेज क्या है, जो रिसीवर के पास पहुंच रहा है वो अपनी तरीके उन चीजों को डिकोड करता है। ठीक है, यानी कि अपने तरीके से उसको परिवर्तित करके समझने की कोशिश करता है, तो उसको डिकोडिंग बोलते हैं। और जो डिकोडर है उसके अंदर भी संचार कौशल होना चाहिए, दृष्टिकोण चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, सामाजिक प्रणाली और संस्कृति पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि तभी वो फीडबैक दे पाएगा। चूंकि इन्होंने, बर्लो ने इसमें फीडबैक शामिल नहीं किया हुआ है। तो ये है बर्लो का एसएमसीआर मॉडल, इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फिर इन्होंने मैस्लो और मैस्लो स्क्रैम एरिक्सन तो है नहीं, ओके चलिए, इसके अलावा और बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हुए हैं, तो उसको हम किसी अदर अलग से वीडियो एक बना लेंगे, तो वहां पर डिफरेंट जो मॉडल्स दिए गए हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है लास्ट वाला ऑप्शन सही है, डेविड बर्लो। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एडगर डेल्स cone of experience, the retention of information will be maximum in the use of which of the following audio visual aids। एडगर डेल की कोन ऑफ एक्सपीरियंस के अनुसार निम्नलिखित में से किन दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों के उपयोग से सूचना का अवधारण यानी कि रिटेंशन अधिकतम होगा? विजुअल्स के द्वारा, ऑडियो रिकॉर्डिंग एग्जिबिट्स, या फिर ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस। तो इसमें जो आंसर है वो है ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस, या फिर हिंदी में ये है नाटकीकृत अनुभव। तो इसको मैं कई बार, ये क्वेश्चन कई बार आ गया, कोन ऑफ एक्सपीरियंस से कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर आपको पिक्चर दिखा देते हैं जिससे कि एक बार आपको फिर से रिमाइंड हो जाए। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, ये एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है, ये जो इन्होंने कोन शेप इसको दिया, इसी वजह से इसको कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है
प्रत्यज से या फिर कह सकते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिएगा नाटकीकृत भागीदारी, ठीक है, ये यहाँ पर है। और इन्होंने जो और ऑप्शन दिए हैं देख लेते हैं, जैसे विजुअल्स, ऑडियो और एग्जिबिट्स, ये इसके ऊपर है। चित्र, विजुअल्स, ठीक है, ऑडियो, सॉरी श्रव्य, ऑडियो हो गया, और प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर है, ठीक है। तो अगर हम बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो चीजें याद रहती हैं, यहाँ पर क्या है, जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी चीज जब हम सीखते हैं, ठीक है, तो फिर वो हमें कितने समय तक हमारी मेमोरी में रहती हैं, कितने समय तक, तो वो होता है अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो कम समय तक हमें याद रहता है। लेकिन जब हम किसी चीज को देख करके पढ़ते हैं तो वो ज्यादा समय तक हमें याद रहता है। किसी चीज को सुन करके पढ़ते हैं तो हमें वो और ज्यादा समय तक याद रहता है। फिर चलचित्र के माध्यम से अगर हम पढ़ते हैं तो वो और ज्यादा याद रहता है। प्रदर्श के माध्यम से और ज्यादा। यहाँ बढ़ते हुए क्रम में क्षेत्र भ्रमण, यानी कि हम फील्ड ट्रिप पर जाएं, वहां पर भ्रमण करके और फिर जो है उस चीज को डिस्कस करें तो वो और ज्यादा याद रहेगा। प्रदर्शन, प्रदर्शन का मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करना, यानी कोई चीज को दिखाना करके, और उसमें उन लोगों को शामिल भी करना जिसे आप सिखा रहे हो, तो वो चीज आज और भी और लोगों को ज्यादा समझ में आएगी और ज्यादा समय तक उसको याद रहेगी। नाटकीकृत भागीदारी, जैसे कि नाटक वगैरह आप देखते हो कि किसी भी कोई भी मैसेज देना होता है तो उसे नाटक के माध्यम से दिया जाता है, तो वो चीज लोगों को ज्यादा समझ में आता है, ठीक है, ज्यादा समय तक उनके दिमाग में रहता है। फिर आविष्कृत अनुभव है, और है प्रत्यक्ष संप्रयोजन अनुभव, यानी कि खुद करके सीखना। सबसे जो बेस्ट होता है वो खुद करके सीखना, यानी प्रैक्टिकली। आप जब, जैसे आप थियरी पढ़ते हो और साथ साथ में प्रैक्टिकल पढ़ते हो, लेकिन जब जो चीज आप प्रैक्टिकली करते हो, ठीक है, जब आप जो चीज का आपने प्रैक्टिकल किया हुआ है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, रेयरली आप उसको भूलते हो, ठीक है, क्योंकि उसको हम खुद करके सीखते हैं। तो ये चीज इन्होंने कोन ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो एक्सपीरियंस हमें होता है वो हमारे मेमोरी में कितने समय तक रहता है, तो उसमें जो है सबसे अधिक समय तक जो इन चारों ऑप्शन में रहेगा वो है ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंस। ओके, फिर है बीसीसी प्राइमरली इन्वॉल्व चेंजिंग। बीसीसी मुख्यतः किसे परिवर्तित करना शामिल है? पॉलिटिकल नॉर्म्स, एजुकेशनल, सोशल या फिर एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोशल नॉर्म्स, यानी कि सामाजिक मानक। अब जो कि बीसीसी, इन्होंने किस बीसीसी का फुल फॉर्म कई सारे हैं, किस फील्ड में इन्होंने कहा है तो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाए, इस वजह से इसको हम यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर प्रिंसिपल्स फॉर यूज ऑफ पीएलए इंक्लूड, पीएलए के उपयोग के सिद्धांतों में शामिल है यूज ऑफ मेटाडेटा, यूज ऑफ मैनेजमेंट टूल्स, प्रोग्राम मैट्रिक्स या फिर ट्रायंगुलेशन मेथड। मेटाडेटा का उपयोग, प्रबंध उपकरणों का उपयोग, प्रोग्राम मैट्रिक्स का उपयोग या फिर त्रिभुजन विधि का उपयोग। जो प्रिंसिपल्स ऑफ पीएलए है तो उसमें कौन सा प्रिंसिपल शामिल है? ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो तो है यूज ऑफ ट्रायंगुलर मेथड, यानी कि त्रिभुजन विधि का उपयोग। अब पीएलए है क्या, तो इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, फिर से देख लेते हैं पीएलए क्या है। तो पीएलए का जो फुल फॉर्म है वो है पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन। पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन, ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। अब जो है पार्टिसिपेटरी लर्निंग एंड एक्शन है, एक मिनट, पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। अब जैसे जो पीएलए है, द टर्म पीएलए वॉज इंट्रोड्यूस इन 1995 में ये टर्म यूज किया गया था, ठीक है, पहली बार पीएलए वर्ड आया। एंड द कॉन्सेप्ट इवॉल्व आउट ऑफ रैपिड, और ये कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो सबसे पहले रैपिड रूरल अप्रेजल आरआरए ये टर्म्स यूज किया जाता था। उसके बाद में आरआरए के बाद में आया पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल आया, ठीक है, और इसके बाद में प्रेजेंट टाइम पर जो टर्म यूज किया जा रहा है वो है पीएलए। तो पहले आरआरए आया, उसके बाद में पीआरए आया और उसके बाद में पीएलए आया, ठीक है, तो इस तरीके से ये चला है। और नाउ प्रेजेंट टाइम पर पीएलए यूज हो रहा है, ठीक है, ये बेस्ट माना जाता है। अब रैपिड रूरल अप्रेजल होता क्या है, आरआरए क्या है? आरआरए बिगन इन द 1970s में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है, एज अ ग्रुप ऑफ मेथड दैट कुड बी यूज्ड क्विकली टू रिप्लेस अ लार्ज
Large questionnaire survey or in-depth social anthropology. The methods used include semi-structured interviews, transect walk with observation, mapping and diagramming. Importantly, all these exercises were undertaken by outside प्रोफेशनल। यानी जो रैपिड रूरल अप्रेजल है उसमें इन मेथड्स का यूज किया जा रहा था कि उनकी बातों को समझने के लिए या फिर उनकी समस्याओं को जानने के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अ ग्रुप ऑफ मेथड दैट कुड बी यूज्ड क्विकली टू रिप्लेस अ लार्ज क्वेश्चनायर की जगह पर, जो लार्ज क्वेश्चन सर्वे के लिए, सर्वे हम क्यों करते हैं, जैसे हम कोई समस्या चुनते हैं फिर उसके बाद में हम उस पर सर्वे करते हैं, ठीक है, उस पर इन डेप्थ स्टडी करते हैं। ओके, तो अब इसमें क्या है, जो लार्ज क्वेश्चनायर का सर्वे का यूज किया जा रहा था तो उसको आरआरए के द्वारा रिप्लेस किया गया, ठीक है। और इसमें क्या दिस मेथड यूज, इसमें क्या क्या चीजें यूज की, सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यूज, इंटरव्यूज के माध्यम से उनसे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनसे बात करना, उनकी समस्याओं को समझना, उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनका हम सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो ये उनसे बात करके, इंटरव्यू करके जो है उन बातों को समझना। ट्रांजेक्ट वॉक के द्वारा, साथ साथ में ऑब्जर्वेशन करना, मैपिंग के द्वारा, डायग्रामिंग के द्वारा, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जा रहा था, जो आउटसाइड प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा ये सारी चीजें, ये सारे मेथड्स का यूज किया जा रहा था। तो इसको आरआरए रैपिड रूरल अप्रेजल कहा गया, जिससे कि जल्दी रिजल्ट मिले, ठीक है। फिर इसके बाद में इसको चेंज किया गया पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। फिर देखा गया कि यहाँ पर तो गांव के लोग इन्वॉल्व नहीं थे। जो रैपिड रूरल अप्रेजल है किसके द्वारा किया जा रहा था, जिसमें जो भी मेथड्स का, जो तरीके का यूज किया जा रहा था गांव के लोगों की समस्याओं को, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनको जानने के लिए, उनके विचारों को जानने के लिए जो मेथड्स का यूज किया जा रहा था वो किसके द्वारा किया जा रहा था, आउटसाइड जो प्रोफेशनल्स थे उनके द्वारा यूज किया जा रहा था, ना कि इसमें कोई गांव का व्यक्ति शामिल था। तो इसके बाद में इसको चेंज किया गया पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल में। ये 1980s में आया, ठीक है, एंड अर्ली 1990s पीआरए इवॉल्व आउट ऑफ आरआरए, यानी कि 1980s के लास्ट में और 1990s के शुरुआत में जो है आरआरए से पीआरए इसमें चेंज किया गया। अब पीआरए में क्या था, आउटसाइडर्स कन्वेन एंड फैसिलिटेट्स द प्रोसेस, ये जो है मदद करते थे प्रोसेस में। हाउएवर लोकल पीपल स्पेशली दोज हु आर पुअरर एंड मार्जिनाइज्ड आर द मेन एक्टर्स, यानी कि अब इसमें क्या किया जाता था, जो भी लोकल पीपल थे, जहां पर हम काम करने जा रहे हैं, जिन लोगों की समस्याओं में हम सुधार करने जा रहे हैं, ठीक है, उन लोकल पीपल्स को, जो कि स्पेशली जो कि गरीब हैं और जो है मार्जिनलाइज हैं, ठीक है, उनको जो है शामिल किया जा रहा था। और इट इज दीज पीपल टिपिकली इन स्मॉल ग्रुप्स हु मैप, डायग्राम, ऑब्जर्व, एनालाइज एंड एक्ट, यानी कि यही पीपल जो थे वही काम कर रहे थे, वो अपना ग्रुप बना रहे थे, वही मैपिंग कर रहे थे, डायग्रामिंग कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, उनका समस्याओं को एनालाइज कर रहे थे और वो खुद ही एक्ट कर रहे थे। तो ये चीज जो है कि पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है उनका सहयोग, उनका पार्टिसिपेशन होना, जो भी गांव के लोग थे उनका पार्टिसिपेशन होना जरूरी समझा गया। और फिर इस तरीके से, ना कि आउटसाइडर प्रोफेशनल इन मेथड्स का यूज कर रहे थे, बल्कि गांव के लोग ही इन्वॉल्व होकर के और ये सारे काम कर रहे थे। फिर इसके बाद में ये नया टर्म आया पीएलए, यानी कि इससे बेटर कहा गया कि पीएलए है पार्टिसिपेटिव लर्निंग एंड एक्शन। PLA is one of the recent terminology in the field of participatory technique. It is a learning from community, collection of data and carrying action. यानी कि पहले तो उनको इन्वॉल्व किया गया कि वो खुद इसमें इन्वॉल्व हो और जो है चीजों को एनालाइज करें और उस पर काम करें। फिर इसके बाद में PLA टेक्निक आई, इसके माध्यम से ये कहा गया कि जो है इसमें जो भी कम्युनिटी है, लोकल पीपल हैं, उनसे चीजों को सीखना, वो कैसे, उनका फिजिकल स्टेटस क्या है, मेंटल स्टेटस क्या है, कैसे वो काम करते हैं, कैसे वो चीजों को करते हैं, उनसे सीखना, ठीक है, और फिर जो है उनसे डेटा कलेक्ट करना और उन पर एक्शन लेना, ठीक है। तो ये पीएलए कहा गया, जो कि उससे बेटर माना गया। अब इसमें जो प्रिंसिपल्स की बात की गई है तो उसको हम जरा देख लेते हैं प्रिंसिपल को। जो प्रिंसिपल है, ठीक है, तो यहां पर ये प्रिंसिपल है, इसको फिलहाल हम यहां पर पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। बस हम यहाँ पर की प्रिंसिपल्स हैं ये पीएलए के, रिवर्सल लर्निंग, लर्निंग रैपिडली एंड प्रोग्रेसिवली, ऑफसेटिंग बायसेस, ऑप्टिमाइजिंग ट्रेड ऑफ्स, ट्रायंगुलेटिंग,
सीकिंग डाइवर्सिटी। ये सब क्या है, की प्रिंसिपल्स हैं पीएलए के, तो इसको हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ देख रहे हैं ट्रायंगुलेटिंग, जो कि आपके क्वेश्चन में है ऑप्शन में। तो ट्रायंगुलेटिंग का मतलब क्या है, लर्न फ्रॉम सेवरल मेथड्स या फिर ऑफन 3, क्योंकि इसमें 3 मेथड्स का यूज किया जाता है, अभी उसको भी देख लेते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से सीखना, डिफरेंट डिसिप्लिन्स, इंडिविजुअल्स जो हैं उनके ग्रुप से, लोकेशन से, जो उनके पास इंफॉर्मेशन है उनसे सीखना, उसको क्रॉस चेक करना, कंपेयर करना और उसके बाद में उसको वेरीफाई करना। ठीक है, और वेरिफिकेशन आल्सो इन्वॉल्व आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन। वेरिफिकेशन कैसे हम कर सकते हैं, उनसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि जो भी उनके पास इश्यू है, समस्या है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। तो इसको कहते हैं ट्रायंगुलेटिंग, जो कि एक प्रिंसिपल का एक पॉइंट है। ओके, अब इसमें क्या है, कहां गया, ठीक है। इसके अलावा हैंडलिंग ओवर द स्टिक, सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस और शेयरिंग, ये सब क्या है, ये प्रिंसिपल्स हैं। ओके, अब यहां पर जो हम बता रहे थे 3 मेथड्स, तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 मेथड्स जो पीएलए के हैं, स्पेस रिलेटेड मेथड है, टाइम रिलेटेड और पीएलए मेथड है। ठीक है, पीएलए रिलेशन मेथड, तो इसके अंदर बहुत सारे हैं जो ये मेथड्स का यूज किया जाता है। तो इसमें किन किन तरीकों का यूज किया जा रहा है, टाइम रिलेटेड में किन किन चीजों का यूज किया जाता है और पीएलए रिलेशन मेथड में किन किन चीजों का यूज किया जाता है। अभी आके फिर क्वेश्चन आएगा जिसमें कि रिसोर्स मैप की बात की गई है। ठीक है, तो अभी देखते हैं रिसोर्स मैप जो है स्पेस रिलेटेड इसमें आता है। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ यूज ऑफ पीएलए इंक्लूड है, उसमें त्रिभुजन विधि का उपयोग यानी यूज ऑफ ट्रायंगुलेशन मेथड। आपने देख लिया प्रोग्राम मैट्रिक्स, मैनेजमेंट टूल्स, मेटा डेटा, ये सब नहीं था उसमें। फिर है आर रिसोर्स मैप, देखिए आ गया क्वेश्चन मेथड से। आर रिसोर्स मैप डेवलप्ड ड्यूरिंग पीएलए हेल्प्स टू एसेस, पीएलए के दौरान विकसित संसाधन मानचित्र किसके आकलन में सहायक होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, स्पेशल फीचर्स ऑफ कम्युनिटी सेटलमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैपिटल, समय की उपलब्धता के लिए यूज होता है, सामुदायिक व्यवस्था की स्थानिक विशेषताएं जानने के लिए यूज होता है, मानव पूंजी की उपलब्धता के लिए, फिर सामाजिक पूंजी के विकास के लिए। तो जो पीएलए के दौरान जो रिसोर्स मैप का यानी संसाधन मानचित्र का उपयोग किया जाता है वो किसके आकलन के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा सामुदायिक व्यवस्था की स्थानिक विशेषताएं, स्पेशल फीचर्स ऑफ कम्युनिटी सेटलमेंट। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, स्पेस रिलेटेड मेथड्स में रिसोर्स मैप आ रहा है। तो जो स्पेस रिलेटेड स्थानिक विशेषताएं हैं उनके लिए यूज किया जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पर, फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, तो ये आप लोग भली भांति जानते होंगे, बहुत ही आपने मतलब हम कई बार इसको पढ़ते आ रहे हैं, ग्रेजुएशन से हाई स्कूल इंटर से इसको पढ़ते आ रहे हैं कि फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन कौन है। तो अगर आप नहीं याद है तो यहाँ पर हम उसको रिमाइंड करा देते हैं। फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन कौन कहा इनको, वर्गीज कुरियन, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मिल्क रिवोल्यूशन, यानी कि भारत की दुग्ध क्रांति के जनक कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन, इनके बारे में आपको पता होगा, इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इनको, ग्रीन रिवोल्यूशन। ओके, अब अमृता पटेल जी की बात आ रही है और बाबा आमटे की बात आ रही है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। जो यहाँ पर अमृता पटेल जी की बात की गई है तो थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं। अमृता पटेल जी जो हैं वो भी मिल्क रिवोल्यूशन में उन्होंने अपनी सहभागिता प्रदर्शित की है, वो चेयरमैन रह चुकी हैं इसकी। ठीक है, तो उन्होंने भी इस क्षेत्र में काम किया है। अब जो वर्गीज कुरियन जी हैं तो ये क्या है, इनको वर्गीज कुरियन जी को त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल, त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल, ठीक है, इनके द्वारा जो है ये एक एक्टिविस्ट फार्मर थे और ये फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ अमूल, अमूल के ये फाउंडिंग चेयरमैन थे। ठीक है, त्रिभुवन दास किशी भाई पटेल जो है ये अमूल के फाउंडिंग चेयरमैन थे और इन्होंने ही वर्गीज कुरियन को हायर किया था। ओके, फिर इसके बाद में प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पर जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। उन्होंने
एक लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय पीएम थे, तो उन्होंने एक बोर्ड की स्थापना की थी, एनडीडीबी। ठीक है, एनडीडीबी का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो जो प्राइम मिनिस्टर जी थे पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने एनडीडीबी बोर्ड की स्थापना की थी। और ये कब की थी? ये 1965 में की थी, 1965 में इन्होंने एनडीडीबी बोर्ड की स्थापना की थी। और इन्होंने कुरियन, जो वर्गीस कुरियन जी हैं, इनको एज अ हेड अपॉइंट किया था। पीएम ने ही, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही कुरियन को इसके एनडीडीबी बोर्ड के हेड के रूप में इनको अपॉइंट किया था। और त्रिभुवन दास जी थे, उन्होंने इनको हायर किया था। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ कि वर्गीज कुरियन जी थे, उसके उन्होंने अमूल को संभाला पूरी तरीके से। इसके बाद में विमेन चेयरपर्सन थी अमृता पटेल जी, जो कि इन्होंने बाद में वर्गीज कुरियन जी के बाद में, यानी कि 1998 से 2014 तक अमृता पटेल जी ने एनडीडीबी बोर्ड में विमेन चेयरपर्सन का काम किया, जो अमृता पटेल जी थी। ठीक है, कुरियन के बाद में उन्होंने एनडीडीबी बोर्ड का नेतृत्व किया और एक विमेन चेयरपर्सन वहां पर थी। तो इस तरीके से हम कहते हैं ये भी मिल्क रेवोल्यूशन में इन्होंने सहभाग किया हुआ है। अब बाबा आमटे की बात करें तो जो बाबा आमटे हैं, इनका पूरा नाम है मुरलीधर देवीदास आमटे, इनको बाबा आमटे कहा जाता है। ये क्या है, इंडियन सोशल वर्कर थे और एक्टिविस्ट थे, और इनको प्रेजेंट टाइम में इंडिया का मॉडर्न गांधी भी कहा जाता है, इंडियाज मॉडर्न गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो है लेप्रोसी जो पेशेंट होते हैं उनके रिहेबिलिटेशन और उनके एम्पावरमेंट के लिए उन्हें काम किया था। और इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि पद्म विभूषण, रमन मैगसेसे अवार्ड मिला है, गांधी पीस अवार्ड मिला है, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, और जमनालाल बजाज अवार्ड। तो इतने अवार्ड यानी बहुत सारे अवार्ड इनको मिले। और स्पेशली पद्म विभूषण जो कि बहुत ही प्रीसियस अवार्ड होता है, वो भी इनको मिला हुआ है, और गांधी पीस प्राइज भी इनको मिला है। और इनको प्रेजेंट टाइम में जो इंडिया का मॉडर्न गांधी भी बाबा आमटे जी को कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने मेधा पाटकर जी के साथ मिलकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी प्रतिभाग किया था। ओके, तो यहाँ पर हमने सबको डिस्कस कर लिया है फिलहाल। चलते अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। फिर है a set of data was statistically analyzed using F-test. The results indicated that there were differences somewhere among the groups. A post hoc test is conducted to identify if the groups differ significantly or not. This test can be आंकड़े के एक समुच्चय को F परीक्षण के माध्यम से सांख्यिकीय रूप में विश्लेषित किया गया। परिणामों से पता चला कि समूह में कहीं कहीं पर भिन्नताएं थी, समूह अर्थपूर्णता वाले हैं अथवा नहीं, इसका पता लगाने हेतु तो एक पश्च परीक्षण किया जाता है या परीक्षण हो सकता है। कौन सा? तो चार दिए गए हैं, शेफी का विश्वास्यता अंतराल या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल, टी टेस्ट, काई स्क्वायर एनालिसिस या फिर पियर्सन्स आर टेस्ट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है शेफी का विश्वास्यता अंतराल। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू स्टैंडर्डाइज अ टूल विद लिकर्ट समेटेड रेटिंग टेक्निक आइटम एनालिसिस इज डन। लिकर्ट समेटेड रेटिंग तकनीक के माध्यम से उपकरण को मानकीकृत करने हेतु मद विश्लेषण किया जाता है। बिफोर द ट्रायल टेस्ट ऑन स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, आफ्टर द ट्रायल टेस्ट ऑन स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, आफ्टर कैलकुलेटिंग द डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ आइटम, आफ्टर एस्टिमेटिंग टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी द टूल। हिंदी में भी देख लेते हैं। उपविषयों के छोटे समूह पर प्रयोग परीक्षण के पूर्व, उपविषयों के छोटे समूह पर प्रयोग परीक्षण के बाद, मदों के भेदमूलक क्षमता परिकलन के बाद, या फिर उपकरण की परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता आकलन के बाद में। यहाँ पूछा गया जो लिकर्ट समेटेड रेटिंग तकनीक का यूज किया जाता है वो कब किया जाता है, जो मद विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आफ्टर द ट्रायल टेस्ट ऑन स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नॉन रिस्पॉन्स एरर्स, रिस्पॉन्स एरर्स एंड टैबुलेशन एरर्स आर टाइप ऑफ। गैर अनुक्रिय अशुद्धियां, अनुक्रिय अशुद्धियां और
सॉरी सारणीयन अशुद्धियां किस प्रकार की अशुद्धियों के प्रकार हैं? सैंपलिंग एरर्स, नॉन सैंपलिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग एरर्स या फिर वेरिएबल एरर्स। प्रतिदर्श अशुद्धियां, गैर प्रतिदर्श, परिकल्पना परीक्षण, चर अशुद्धियां। तो जो ये नॉन रिस्पॉन्स एरर, रिस्पॉन्स और टैब्यूलेशन एरर्स ये किसके प्रकार हैं? तो ये है नॉन सैंपलिंग एरर्स की, गैर प्रतिदर्श अशुद्धियों के प्रकार हैं, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। आते हैं नेक्स्ट पर। आर डिजाइन विच प्रोवाइड्स आ सिंगल कॉमन वेट टू ऑल सैंपल यूनिट्स इज नोन एज। डिजाइन जो कि सभी प्रतिदर्श इकाइयों के लिए एक एकल सामान्य भार प्रदान करता है, उसे इस रूप में जाना जाता है। सेल्फ वेटिंग डिजाइन, ओमनी वेटिंग डिजाइन, लीनियर या फिर सेन मिडजिनो डिजाइन। स्वभारित डिजाइन, सर्वभारित रेखीय या फिर सेन मिडजिनो विधि। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सेल्फ वेटिंग डिजाइन, स्वभारित डिजाइन आंसर होगा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। द टेबल प्रोवाइड्स डेटा फॉर सेलुलर फोन यूजेस फॉर 1000 respondents of different age groups. The hypothesis that the proportions using cellular phones are same for different age groups will be tested using chi-square analysis. The degree of freedom for this analysis will be. हिंदी में देख लें। यह सारणी भिन्न आयु समूहों के 1000 लोगों द्वारा सेलुलर फोन प्रयोग करने के संबंध में आंकड़ा प्रस्तुत करती है। परिकल्पना की सेलुलर फोन का उपयोग करने वाले लोगों का भाग भिन्न आयु समूहों हेतु समान है। इसे chi स्क्वायर विश्लेषण का उपयोग करते हुए परीक्षण किया जाएगा। तो इस विश्लेषण हेतु स्वतंत्रता की डिग्री यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा कितना? तो यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 65, 64, 3 या फिर 999। तो इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा 3 यानी कि 3। ओके, तो यहाँ पर हमारा 90 तक हमने डिस्कस कर लिया। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर जो भी वीडियो हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, नेट के वीडियो शेयर, ज्यादातर हम नेट के ही वीडियो शेयर करते हैं, ठीक है, और इसको साथ में हम एक्सप्लेन करते हुए भी चलते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल वो जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन प्लीज लाइक जरूर करिए, क्योंकि व्यूज तो रहते हैं, जितने व्यूज होते हैं उतने लाइक्स नहीं होते हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, या फिर जो भी होम साइंस के स्टूडेंट हैं, जो भी कैंडिडेट हैं जो कि होम साइंस से नेट की तैयारी करें या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इन सभी में हेल्पफुल होगा। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।